हेलो फ्रेंड्स। श्रम निरीक्षक का जो पोस्ट आया हुआ है उसका एक और सेक्शन है, दैट इज श्रम कानून या श्रम लॉ, लेबर लॉ। तो आज से आने वाले कुछ वीडियोस में हम हर दिन एक एक लेबर लॉ के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब जैसा कि हम जानते हैं कि विधि की भाषा बहुत कठिन होती है, तो इसीलिए हमारी ये कोशिश रहेगी कि आने वाले वीडियोस में और इस वीडियो में हम उस विधि की भाषा को सरल करके ये सेशन कंप्लीट करें, ताकि आप लोगों को ये सारे जो अधिनियम है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए हम अपने पहले अधिनियम के तरफ चलते हैं, जो कि है मजदूरी संदाय अधिनियम, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। तो ये जो अधिनियम है इसका उद्देश्य है नियोजित व्यक्तियों के कुछ वर्गों को मजदूरी का संदाय करने हेतु उपबंध बनाना। अब हमें सबसे पहले देखना होगा कि इस अधिनियम में एक टर्म आता है संदाय। तो संदाय का मतलब क्या होता है? संदाय का मतलब होता है पेमेंट करना। तो ये जो अधिनियम है वो जो मजदूर हैं, जो कर्मकार है, उनको किस तरीके से मजदूरी दी जाएगी, उनका पेमेंट किया जाएगा, इससे रिलेटेड है। तो इसका उद्देश्य वही है कि मजदूरी कैसे दी जाएगी, उचित मजदूरी दर दिया जाए, इस पे इस अधिनियम में फोकस किया गया है। ये जो अधिनियम है वो 18 मार्च 1937 से लागू हुआ है। इसमें कुल 26 धाराएं हैं और ये जो अधिनियम है वो पूरे भारत में इस अधिनियम का विस्तार है। अब हम धारा 1 से लेकर धारा 26 तक का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे। हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, जिस धारा में जरूरी है सिर्फ उसकी डिटेलिंग देखेंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले धारा 1। तो यहाँ पे ये बात ध्यान देने योग्य है कि हम आज जो धारा पढ़ रहे हैं या आने वाली जो भी धाराएं पढ़ेंगे, तो उसमें धारा 1 जो होता है वो हमेशा उस अधिनियम का संक्षिप्त नाम, उसका विस्तार, उसके लागू होने की तिथि और उसकी व्याख्या करता है और उसका प्रारंभ बताता है। और जो धारा 2 होती है वो उस अधिनियम के अंतर्गत जो उपयोग किए गए शब्द हैं उनकी परिभाषा बताता है। तो हर अधिनियम में धारा 1 और धारा 2 है वो निश्चित है। तो चलिए देखते हैं कि धारा 1 में क्या है। तो इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम, जो कि मजदूरी संदाय अधिनियम है, इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है, इसका प्रारंभ 28 मार्च 1937 से हुआ है और ये लागू हुआ है संपूर्ण भारत में। अब देखते हैं कि ये अधिनियम जो है वो किन पर लागू होगा, वो कौन लोग होंगे जो इस अधिनियम का लाभ उठा सकते हैं। तो ये अधिनियम जो है वो कारखानों में नियोजित व्यक्ति, जो भिन्न भिन्न कारखाने होते हैं उनमें जो काम करने वाले व्यक्ति हैं उन पे, रेल प्रशासन के साथ संविदा करने वाले व्यक्ति। देखिए कई प्रशासन ऐसे होते हैं जिसमें 2 प्रकार के व्यक्ति काम करते हैं, एक रेगुलर बेसिस पे और एक जो होते हैं वो संविदा बेसिस पे। तो जो संविदा बेसिस पे व्यक्ति हैं उन पे ये अधिनियम लागू होगा। तीसरा, सीधे या उप ठेकेदार के माध्यम से नियोजित व्यक्ति। और चौथा, ऐसी मजदूरी कालावधि के संबंध में नियोजित व्यक्ति को संदाय मजदूरी को लागू होता है जहां पर मजदूरी 18,000 रुपए प्रति माह से अधिक नहीं है। मतलब ये कि ऐसे लोग जिनकी जो कहीं पे नियोजित है, अर्थात कहीं किसी के अंडर काम कर रहे हैं और उनकी जो मंथली सैलरी है वो 18,000 रुपए से कम है, तो इस कंडीशन में इस अधिनियम का फायदा उनको मिलेगा, या इस अधिनियम के अंतर्गत जो भी धाराएं हैं वो उनके साथ में लागू होगी। तो ये हमने देखा कि ये अधिनियम किन किन पर लागू होगा। अब हम देखते हैं कि धारा 2 में जैसा कि मैंने बताया कि इसके अंतर्गत सारी परिभाषाएं हैं, जो शब्द इनमें यूज हुआ है उनकी परिभाषाएं हैं। इसमें जो कुछ है, जैसे हमने अभी देखा कि नियोजित व्यक्ति क्या होता है, इसके संबंध में धारा 2 के 1 में बताया गया है। नियोजक क्या होता है? देखिए नियोजित व्यक्ति मतलब वो जो कर्मकार है या जो मजदूर है उसे बोला जाता है नियोजित व्यक्ति। नियोजक जो है वो धारा 2 के 1 के क में बताया गया है। नियोजक कौन होता है? जो एम्प्लॉयर होता है, जो कर्मकारों को नौकरी पे रखता है, या तो वो कोई संस्थान हो सकता है, कारखाने हो सकते हैं, कोई ठेकेदार हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जो व्यक्ति या जो संस्थान पेमेंट करता है उसे नियोजक कहा जाता है। फिर कारखाना है, कारखाना के संबंध में की परिभाषा जो है वो धारा 2 के 1 के ख में बताया गया है। और
मजदूरी क्या होती है उसे धारा 2 के 6 सेक्शन में बताया गया है। तो ये कुछ परिभाषाएं हैं जो हो सकता है आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए या मैच द कॉलम के फॉर्म में आपसे पूछा जाए। तो ये थी धारा 2। अब आते हैं हम धारा 3 में। धारा 3 में दिया गया है कि मजदूरी के संदाय के लिए उत्तरदायित्व के संबंध में प्रावधान है। धारा 3 में ये दिया गया है कि मजदूरी जो है वो किस तरीके से या किसके द्वारा दी जाएगी मजदूरों को। तो उसमें लिखा गया है जैसे कारखाने में जो नियोजित व्यक्ति है तो उसकी मजदूरी जो कारखाने का प्रबंधक है वो संदाय करेगा। औद्योगिक या अन्य स्थानों में नियोजित व्यक्ति की दशा में यदि कोई व्यक्ति है जो किसी उद्योग में या अन्य स्थानों पर कार्य कर रहा है तो उनकी जो मजदूरी का संदाय है वो नियोजक के प्रति जो उत्तरदायी व्यक्ति है वो करेगा। जो उद्योगों में जिन्हें जिम्मेदार बनाया जाएगा उनकी मजदूरी देने के लिए वो व्यक्ति जो है वो मजदूरी का संदाय करेगा। तीसरा है रेल में नियोजित व्यक्ति की दशा में नाम निर्दिष्ट व्यक्ति। इसमें भी रेलवे के संबंध में जो संविदा में व्यक्ति है तो उसके लिए जो जिस व्यक्ति की नियुक्ति की गई है वो इसके लिए उत्तरदायी होगा। फिर ठेकेदार की दशा में भार साधक व्यक्ति और अन्य कोई दशा आती है अगर इन दशाओं को छोड़ के तो उसके लिए जो भी उत्तरदायी व्यक्ति होगा वो मजदूरी का संदाय करेगा। तो ये थी धारा 3। अब हम आते हैं धारा 4 में कि मजदूरी की कालावधि क्या होगी। अर्थात ये कि एक मजदूर जो मेहनत कर रहा है तो उसे कितने समय में मजदूरी दिया जाएगा इसके संबंध में धारा 4 में प्रावधान दिए गए हैं। तो सामान्यतः मजदूरी की जो कालावधि है वो 1 मास डिसाइड किया गया है। मतलब एक व्यक्ति अगर लगातार 1 माह तक कार्य करता है तो 1 माह कार्य करने के बाद उसे उसकी मजदूरी दी जानी चाहिए। लेकिन कुछ कुछ कंडीशंस में और भी चीजें हैं जैसे कि धारा 5 में दिया गया है मजदूरी के संदाय के समय के संबंध में प्रदान कि जनरली जैसे मजदूरी की कालावधि तो 1 मास के लिए डिसाइड कर दी गई है लेकिन फिर भी और भी कुछ कंडीशंस है तो वो कंडीशंस जो है वो धारा 5 में दी गई है जो क्या है कि किसी रेल कारखाना या औद्योगिक या अन्य स्थापन में नियोजित व्यक्ति जिनकी संख्या 1000 से कम है, 1000 से कम व्यक्ति जो है तो मजदूरी का संदेह जो होगा वो क्या होगा कालावधि के अंतिम दिन के पश्चात। मतलब जो भी कालावधि डिसाइड की गई है उसके अंतिम दिन के पश्चात होगी उसकी जो पेमेंट है वो, या फिर 7वें दिन का अवसान होने के पूर्व। मतलब उसकी कालावधि खत्म हुई और खत्म होने से 7 दिन के अंदर उसकी जो पेमेंट है वो उसको दे दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है इसका कि किसी अन्य स्थापन में, मतलब ये जो संस्थाएं हैं इसके अलावा अगर किसी और जगह पे वो व्यक्ति नियोजित है तो इस दशा में जो मजदूरी है वो क्या होगा कि वही कालावधि के अंतिम दिन के पश्चात, मतलब कि उसके 1 माह जिस दिन पूरा हो रहा है उसके दूसरे दिन या फिर 10वें दिन का अवसान होने के पूर्व उसकी कालावधि खत्म हुई और उससे आगे के 10 दिन उस ड्यूरेशन में उसका पेमेंट जो है वो हो जाना चाहिए। तो ये थी हमारी धारा 5। अब हम आते हैं धारा 6 में। तो मजदूरी संदाय अधिनियम की धारा 6 बताती है कि कोई भी मजदूरी चालू सिक्के या करेंसी नोट या चेक के द्वारा या कर्मचारी के बैंक के खाते में जमा कर दी जाएगी। जनरली हम देखते हैं कि ये क्यों स्टेटमेंट आया, इसे समझने की जरूरत है कि पहले के समय में क्या होता था कि व्यक्ति से काम के बदले वस्तुओं का विनिमय किया जाता था और या तो कम तो उसका उचित मूल्यांकन नहीं हो पाता था उसके कार्य का। तो इसीलिए इस अधिनियम में ये बात स्पष्ट कर दी गई है कि कोई व्यक्ति जो नियोजित है किसी नियोजन के अंतर्गत तो उसकी मजदूरी का प्रतिफल या तो उसे चालू सिक्के के रूप में या करेंसी नोट के रूप में, चेक के द्वारा या फिर उसके बैंक के खाते में डायरेक्ट जमा कर दिया जाएगा। ठीक है। इसकी जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि यदि समुचित सरकार आदेशित करे तो ऐसी मजदूरी का भुगतान केवल चेक या बैंक खाते में मजदूरी जमा करके किया जाएगा। यदि जो समुचित सरकार है जो नियोजन कर रही है वो आदेश करती है तो कैश में, मतलब चालू सिक्के या करेंसी में उसका पेमेंट न करके सीधे बैंक खाते में या चेक के द्वारा भी जो भुगतान है वो किया जाएगा।
अब हम आते हैं धारा 7 में। तो इस अधिनियम का धारा 7 बोलता है कि नियोजित व्यक्ति की मजदूरी में कटौती किस किस प्रकार से होगी, कि कोई भी व्यक्ति जो नियोजित है, जो मजदूर कार्य कर रहा है, उसके पेमेंट में किन किन कंडीशंस में कटौतियां की जाएगी, कमी की जाएगी। फिर धारा 8 बताता है कि नियोजित व्यक्ति पर कोई जुर्माना किन किन परिस्थितियों में अधरोपित किया जाएगा, कि कौन से ऐसे कंडीशंस होंगे या कौन सी उसकी ऐसी गलतियां होंगी जिसके कारण उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। तो इसमें जो कंडीशंस है वो ये है। अच्छा, और सबसे बड़ी बात ये है जो कि एग्जाम में पूछने लायक है कि 15 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के ऊपर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। ये पॉइंट हमारे एग्जाम में आ सकता है कि 15 वर्ष से कम आयु का जो भी व्यक्ति होगा, अगर वो कोई गलती भी करता है तो उसके ऊपर कोई भी जुर्माना लागू नहीं होगा। धारा 9 देखते हैं कि धारा 9 बताता है कि कर्तव्य में अनुपस्थिति के लिए कटौतियां, मतलब कोई व्यक्ति है जिसे कोई काम दिया गया है, असाइन किया गया है और वो काम में वो अनुपस्थित रहता है, तो इस कंडीशन पे उसमें उसके जो पेमेंट है उसमें कैसी कैसी कटौतियां की जाएंगी। धारा 10 बताता है कि नुकसान या हानि के लिए कटौतियां, मतलब कि कोई मजदूर जो काम कर रहा है, उसके काम करने के कारण नियोजक को कोई नुकसान हो जा रहा है या फिर हानि हो जा रही है, तो इस कंडीशन पे उसके पेमेंट से कैसे कटौतियां की जाएगी। धारा 11 दिखाता है कि की गई सेवाओं, मतलब गृहवाह सुविधा के लिए कटौतियां, मतलब कोई मजदूर है जो नियोजक की तरफ से कुछ सुविधाएं ले रहा है, जैसे आवास सुविधा या और कुछ, तो उस सुविधा के बदले किस प्रकार कटौतियां की जाएगी, ये दिया हुआ है धारा 11 में। फिर आता है धारा 12 की अधिदायों की वसूली के लिए कटौतियां। ठीक है, जो अधिदाय हैं उसकी वसूली के लिए, अधिदाय का मतलब होता है कि आपके जो एडवांस दिया गया होता है तो उसकी वसूली कैसे की जाएगी, इसके लिए जो कटौतियां होंगी उसके बारे में धारा 12 में दिया गया है। अब आते हैं धारा 13, जिसमें ये लिखा है कि सहकारी सोसाइटियों को और बीमा स्कीमों में संदायों के लिए कटौतियां। धारा 13 में दिया गया है कि यदि मजदूर कुछ सहकारी सोसाइटियों से संबंधित है जिसमें वो कुछ रकम जमा करता है या अपनी जो भी नियोजक है उसके द्वारा किसी इसमें आपके बीमा स्कीमों से संबंधित चीजों में अपने पैसे जमा करता है, तो उसके संबंधित कौन कौन सी कटौतियां होंगी इस बारे में दिया गया है धारा 13 में। अब देखते हैं कि धारा 13 का क्या बोलता है कि रजिस्टरों और अभिलेखों का रखा जाना। रजिस्टरों और अभिलेखों का रखा जाना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके लिए। इसके अंतर्गत आता है कि कोई भी नियोजक जो है वो अपने द्वारा नियोजित किए गए व्यक्ति के संपूर्ण दस्तावेज अपने पास रखेगा, मतलब वो कब आया, कब गया, उसने कितना कार्य किया, उसे कितना मजदूरी दिया गया, कितनी कटौतियां उसकी मजदूरी से की गई और क्या क्या मुआवजा या फिर जुर्माना उसके ऊपर लगाया गया है। तो ऐसी जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसका रजिस्टर नियोजक मेंटेन करेगा। ये दिया गया है धारा 13 के क में। अब आते हैं धारा 14 में। धारा 14 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये निरीक्षक के बारे में एक्सप्लेन करता है कि जो निरीक्षक होंगे वो उसकी नियुक्ति कौन करेगा, राज्य सरकार करेगा। ये एग्जाम में आ सकता है कि इन अधिनियमों के अंतर्गत जो निरीक्षक होंगे उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो उनकी नियुक्ति करते हैं राज्य सरकार। अब धारा 14 का क बोलता है कि निरीक्षक को दी जाने वाली सुविधाएं, अर्थात जो निरीक्षक है उसको कौन कौन सी सुविधाएं दी जा सकती है, तो दी जाएंगी उसका प्रवेश, निरीक्षण, पर्यवेक्षण, परीक्षा या जांच करने के लिए सभी सुविधाएं जो है वो नियोजक देगा। मतलब जो निरीक्षक है उसको निरीक्षण के लिए कौन कौन सी सुविधाएं दी जाएंगी, तो जो नियोजक है या जो मतलब जो कारखाना है या जो भी जगह है जहां पे एक निरीक्षक निरीक्षण के लिए जाता है, तो उस जगह पर प्रवेश करना, उसके दस्तावेजों को देखना, ठीक है, लोगों से पूछताछ करना और निरीक्षण संबंधी जितने भी क्रियाकलाप में उनसे जिस चीजों की जरूरत पड़ेगी वो चीजें जो है वो नियोजक निरीक्षक को प्रोवाइड करवाएगा। ये बताया गया है धारा 14 के क में कि उसे कौन कौन सी निरीक्षक को कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। अब हम आते हैं कि निरीक्षक के कौन कौन से अधिकार हैं। ये भी हमारे क्वेश्चन में आने लायक पॉइंट है कि निरीक्षक के अधिकार कौन कौन से हैं। तो ये है कि जांच व मूल्यांकन का अधिकार,
जो भी समस्या है या जो भी कंडीशन है उसकी जांच का और उसके मूल्यांकन का अधिकार निरीक्षक के पास होता है। दूसरा, अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निरीक्षक जब आवश्यक समझे किसी भी प्रतिष्ठान की संपत्ति में प्रवेश, जांच और निरीक्षण कर सकता है। मतलब ये जो अधिनियम है उसका जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति करने के लिए निरीक्षक जो है वो किसी भी संस्थान में जाकर घुस सकता है, जांच कर सकता है और जब तक वो सेटिस्फाई नहीं हो जाता तब तक उसका निरीक्षण वो कर सकता है। और इसका जो तीसरा अधिकार है वो है कि निरीक्षक मजदूरी के भुगतान की निगरानी करने में सक्षम है। जो निरीक्षक है वो जो नियोजित संस्थान है वहां पे इस बात का निरीक्षण कर सकता है कि मजदूरी का भुगतान किस प्रकार से किया जा रहा है। तो ये हमारे 3 अधिकार है जो निरीक्षक को दिए गए हैं। अब हम आते हैं धारा 15 में। धारा 15 में बोला गया है कि मजदूरी में से की गई कटौतियों से या मजदूरी के संदाय में हुए विलंब से उद्भूत दावे तथा विद्वेषपूर्ण या तंग करने वाले दावों के लिए शास्ति। अब देखिए यहाँ पे एक शब्द आया है शास्ति। शास्ति का मतलब होता है दंड। तो धारा 15 में दंड का प्रावधान है नियोजकों के लिए। और दंड किस कंडीशन में, कि यदि वो किसी मजदूर की मजदूरी में कटौती करते हैं या उसके पेमेंट में देरी करते हैं और इन कंडीशंस के कारण यदि जो मजदूर है वो अपना दावा पेश करता है तो उस कंडीशन में नियोजक को कौन कौन से दंड मिलेंगे इस बारे में धारा 15 में बताया गया है। तो जो दंड है उसके लिए राज्य सरकार दंड देगी और राज्य सरकार क्या करेगी, दंड देने के लिए कुछ नियुक्ति करेगी। वो नियुक्ति किसकी करेगी, तो श्रम न्यायालय या औद्योगिक अधिकरण के किसी पीठासीन अधिकारी को या फिर कर्मकार प्रतिकर आयुक्त को या फिर सिविल न्यायालय के न्यायाधीश को या फिर सांबलिक मजिस्ट्रेट के रूप में अनुभव प्राप्त किसी ऑफिसर को नियुक्त करेगी, जो जांच करेगा कि जो दावे मजदूर के द्वारा पेश किए गए हैं वो सही हैं, नहीं है, कहां तक सही है और फिर इससे संबंधित जो भी दंड है वो नियोजक को दिया जाएगा। तो अब हम आते हैं धारा 16 में। 16 में दिया गया है कि असंदत्त समूह के दावों की बाबत एक ही आवेदन। अब असंदत्त का क्या मतलब होता है, तो असंदत्त का मतलब होता है अनपेड। मतलब असंदत्त समूह जो होगा वो ऐसे ग्रुप होंगे जिनका पेमेंट नहीं किया गया है। तो पेमेंट नहीं करने के संबंध में जितने भी मजदूर हैं वो भले ही अलग अलग दावे पेश किए हैं तो उन सारे दावों को एक मानकर इस अधिनियम के अनुरूप जो भी व्याख्या होगी उसके अनुरूप जो है वो उनके दावों को टैकल किया जाएगा या फिर हैंडल किया जाएगा। तो इस बारे में दिया हुआ है धारा 16 में। धारा 16 में। अब हम आते हैं धारा 17 में। धारा 17 में क्या है, अपील है कि किसी आवेदन को पूर्णतः या अंशतः खारिज करने वाले किसी आदेश के विरुद्ध, ठीक है, अपील। तो अब अपील किसके द्वारा किया जाएगा, अपील किया जाएगा मजदूरों के द्वारा। तो धारा 17 क्या एक्सप्लेन करती है कि जैसे कोई मजदूर है जिसने अपनी पेमेंट से संबंधित कोई भी दावे या शिकायत जो है वो न्यायालय में पेश किए हैं और समहाउ वो जो आदेश है, वो जो दावे हैं उसे खारिज कर दिया गया है, तो उस दावे के खारिज होने के विरुद्ध में मजदूर को ये अधिकार है कि वो अपील कर सकता है। तो इस अपील के बारे में धारा 17 में बताया गया है। अब आते हैं हम धारा 18 में कि धारा 15 के अधीन नियुक्त प्राधिकारियों की शक्तियां। 18 में दिया है धारा 15 के अधीन नियुक्त प्राधिकारियों की शक्तियां। अब उससे पहले हम देखते हैं कि धारा 15 क्या थी। तो धारा 15 थी कि जो मजदूरी में कटौतियां वगैरह जो हो रही थी तो उसके लिए दंड देने के लिए राज्य सरकार क्या कर रही थी, कुछ निरीक्षकों की नियुक्ति कर रही थी। तो उसके संबंध में हमारे पास नियुक्तियों के संबंध में जो शक्तियां हैं, जो प्राधिकारी होगा जो ये सारी चीजें हैंडल करेगा, तो उसके पास कौन कौन सी शक्तियां होंगी, तो उसके पास शक्तियां होंगी साक्ष्य लेने का, मतलब सबूत लेने का, दूसरा साक्षियों को हाजिर करने का, जो लोग इसके साक्ष्य हैं
उनको हाजिर करने का, दस्तावेज पेश करने का और आदेश देने का। उनसे बोल सकते हैं कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए है इस बात की सबूत के लिए, तो वो डॉक्यूमेंट्स पेश करने के लिए, और आदेश दे सकते हैं किसी भी चीज का। और इनके लिए प्राधिकारियों को सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी। ये जो सारे कार्य करने के लिए जो प्राधिकारी होगा उसके पास सिविल न्यायालय के जज के पास जो शक्ति होती है वही शक्ति इनके पास भी होगी। ये है हमारा धारा 18। अब हम आते हैं धारा 19 में कि कतिपय दशाओं में नियोजक से वसूल करने की शक्ति। यहाँ पे कतिपय का मतलब होता है कि कुछ दशाओं में या समहाउ या किसी दशाओं में, कुछ विशेष ऐसी दशाओं में नियोजक से वसूल करने की शक्ति। नियोजक मतलब जो कारखाना है या व्यक्ति है जो मजदूरी प्रदान कर रहा है, तो उससे किस प्रकार वसूली किया जाएगा इसकी शक्ति धारा 19 में दी गई है। लेकिन धारा 19 को, ये आने लायक क्वेश्चन है कि धारा 19 को मजदूरी संदाय अधिनियम संशोधन 1964 की धारा 17 के द्वारा 1 फरवरी 1965 से हटा दिया गया है। धारा 19 को एक संशोधन के द्वारा 1 फरवरी 1965 से इस धारा को हटा दिया गया है। अब ये धारा इस अधिनियम में एग्जिस्ट नहीं करती है। अब हम आते हैं धारा 20 में कि विभिन्न अपराधों के लिए विभिन्न शास्ति का वर्णन, कि किसी भी नियोजन में होने वाले भिन्न भिन्न अपराधों में कौन कौन से दंड दिए जाएंगे। शास्ति का मतलब होता है दंड, तो कौन कौन से दंड दिए जाएंगे उसका वर्णन धारा 20 में किया गया है। धारा 21 में अपराधों के विचारण में प्रक्रिया। विचारण मतलब समझना। ठीक है, तो अपराधों के समझने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में धारा 21 में बताया गया है। अब हम आते हैं धारा 22 में कि वादों का वर्जन। वर्जन मतलब होता है त्याग। ठीक है, तो धारा 22 में दिया गया है वादों का वर्जन, मतलब कि मजदूर के द्वारा पेश किए गए वो सारे सारे वाद जिनका त्याग कर दिया गया है, तो वो कौन कौन सी कंडीशंस होंगी जिसमें मजदूर द्वारा किए गए वाद का त्याग कर दिया जाएगा, इसके बारे में धारा 22 में बताया गया है कि कोई भी न्यायालय मजदूरी की या मजदूरी में से की गई कटौती की वसूली से संबंधित वाद को कब ग्रहण नहीं करेगा, इसके बारे में बताया गया है धारा 22 में। अब हम आते हैं धारा 23 में कि संविदा का त्याग। संविदा का त्याग, संविदा या करार मतलब अगर कोई एग्रीमेंट जो है तो उसका त्याग कब कर दिया जाएगा, तो ये थोड़ा क्लिष्ट है, इसे एक एक शब्द बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। तो इस धारा में जो स्टेटमेंट है वो बोलता है कि अधिनियम के पूर्व या पश्चात की गई कोई संविदा या करार जिसके द्वारा कोई नियोजित व्यक्ति इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त किसी अधिकार का त्याग कर देता है, वहां तक बातिल होगा जहां तक वह ऐसे अधिकार से उसे वंचित करने के लिए तात्पर्य है। यहाँ पे एक शब्द आया है बातिल। बातिल का मतलब होता है शून्य। ठीक है, तो ये थोड़ा टफ स्टेटमेंट है, लेकिन अगर हम इसको इजी करके पढ़े तो ये होता है कि कोई भी करार या संविदा होती है मजदूरों के बीच और नियोजकों के बीच या मजदूरों के बीच या जैसे भी, तो वो जो करार है उसके कारण यदि मजदूर को इस अधिनियम से प्राप्त जो अधिकार है उसमें कटौती हो जाती है तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो इस कंडीशन में वो जो करार है उसके वो सारे सेक्शंस जो हैं वो शून्य हो जाएंगे, जो ये बताते हैं कि इस अधिनियम से मिले हुए जो अधिकार हैं उनका ह्रास हो रहा है। तो ये इस धारा का तात्पर्य है कि अगर मजदूर कोई भी करार करता है और उस करार के द्वारा इस अधिनियम में बताए गए जो अधिकार है उसका ह्रास होता है, तो उस करार का वो पॉइंट जो इस अधिनियम के अधिकारों का ह्रास करता है अपने आप शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये है धारा 23। अब आते हैं हम धारा 24 में कि शक्तियों का प्रत्यायोजन। प्रत्यायोजन का मतलब होता है डेलीगेशन, मतलब शक्तियां कैसे ट्रांसफर होने वाली है, कौन किसको कैसी शक्तियां प्रदान करेगा।
ये दिया हुआ है धारा 24 में कि समुचित सरकार राज्य पत्र में अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकेगी कि इस अधिनियम के अधीन इसके द्वारा प्रत्युक्त किसी शक्ति का प्रयोग कौन करेगा। ठीक है, तो जैसे केंद्र सरकार, यदि जो समुचित सरकार है वो केंद्र सरकार है तो केंद्र सरकार के अधीनस्थ ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा या राज्य सरकार के अधीनस्थ ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा वे निर्दिष्ट किए जाएंगे। अर्थात कि केंद्र सरकार का कोई काम है तो वो केंद्र सरकार जो है वो केंद्र सरकार से संबंधित किसी अधिकारी या प्राधिकारी को अपने काम प्रत्यायोजित कर सकता है, या फिर राज्य सरकार से संबंधित किसी अधिकारी को या फिर प्राधिकारी को अपने कार्य जो है वो डेलीगेट कर सकता है। अब अगर समुचित सरकार जो है वो राज्य सरकार है यदि, तो राज्य सरकार केवल अपने अधीनस्थ मतलब राज्य सरकार के अधीनस्थ ही जो अधिकारी होते हैं या फिर प्राधिकारी होते हैं उनको अपने काम जो है वो डेलीगेट कर सकता है। ये तो काम का डेलीगेशन जो है वो दिया हुआ है धारा 24 में। अब हम आते हैं इस अधिनियम की धारा 25 में कि धारा 25 बोलती है नियोजित व्यक्ति की मृत्यु की दशा में असंवितरित मजदूरी का संदाय। यहाँ पे जो शब्द है असंवितरित मतलब होता है ना दिया गया। तो इस धारा में बताया गया है कि अगर कोई मजदूर है जिसकी मृत्यु हो जाती है और उसका पेमेंट नहीं दिया गया है तो उसकी जो भी मजदूरी है वो किसे देय होगी। तो इसमें जो मजदूरी है वो व्यक्ति द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति को दिया जाएगा। मतलब यदि कोई व्यक्ति है जिसने पहले से बता दिया है कि इस व्यक्ति को मेरी मजदूरी अगर मेरी मृत्यु की कंडीशन में दे दिया जाए तो उसे दिया जाएगा, और यदि वो व्यक्ति जो है वो किसी व्यक्ति का नाम नहीं देता है तो इस कंडीशन में जो विहित प्राधिकारी है उसके पास ये जो मजदूरी है वो निक्षिप्त हो जाएगी। निक्षिप्त हो जाएगी मतलब कि जमा हो जाएगी या त्यागा। निक्षिप्त का शाब्दिक अर्थ होता है त्यागा, मतलब कि प्राधिकारी विहित प्राधिकारी के पास ये जो राशि है वो दे जमा हो जाएगी या उनके पास त्याग कर दी जाएगी, और ये मजदूरी जो है वो किसी और को नहीं मिलेगी, उस प्राधिकारी के पास त्याग कर दी जाएगी। मतलब कि ये मान सकते हैं कि ये सरकार के खाते में जमा हो जाएगी। अब हम आते हैं धारा 26 में। धारा 26 में है कि इस धारा से इस अधिनियम से संबंधित नियम बनाने की शक्तियां किसके पास है। तो इस अधिनियम से संबंधित नियम बनाने की शक्ति जो है वो राज्य सरकार के पास है। तो इस प्रकार हमने कुल 26 धाराओं के बारे में डिस्कशन कर लिया और हमारा जो मजदूरी संदाय अधिनियम यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैंने कोशिश की है कि इस धारा को सरल से सरल शब्दों में आप सबके सामने एक्सप्लेन करें। फिर भी अगर कोई डाउट आपको आता है तो आप बुक का रेफरेंस ले सकते हैं, क्योंकि बुक में भी बहुत सरल भाषा में ये सारी धाराएं जो हैं और अधिनियम को एक्सप्लेन किया गया है। तो आप चाहें तो बुक से भी इसे पढ़ सकते हैं, और अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स पे अपने डाउट्स डाल सकते हैं। थैंक यू।